अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर और अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, इन सारे रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा था। साथ साथ में हमने इफिनेफ्रिन, नॉर इफिनेफ्रिन और डोपामिन और साथ साथ में आइसोप्रेनोलिन के बारे में पढ़ा था, फिनाल्डोपाम के बारे में पढ़ा था। तो अभी हम पढ़ेंगे सेंट्रली एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स के बारे में, ठीक है। सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो हमारे सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम की तरह एक्शन परफॉर्म करता है, एक्ट करता है, ठीक है। तो हम आते हैं एम्फेटामिन की तरफ। ये हमारे पास जो है नॉन सेलेक्टिव है, ठीक है। अब हम नॉन सेलेक्टिव पढ़ेंगे, इसके बाद हम फिर सेलेक्टिव पढ़ेंगे सिंपैथोमिमेटिक, और फिर जो ब्लॉकर्स होंगे, अल्फा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, ये अल्फा बीटा दोनों के जो एक साथ एक्ट करते हैं या जो सेलेक्टिव होंगे, तो हम इंशाल्लाह इसके बाद पढ़ेंगे। तो एम्फेटामिन हमारे पास नॉन सेलेक्टिव है। It is a non-selective adrenergic receptor, non-selective adrenergic agonist and non-catecholamine। इसमें दो बातें हैं, एक तो ये हमारे पास ये नॉन सेलेक्टिव है, दूसरा नॉन केटिकुलेमिन है। हमने अभी तक जितने भी पढ़े उसमें से सारे केटिकुलेमिन थे, और अभी ये वाला नॉन केटिकुलेमिन है। सिंस इट इज नॉन केटिकुलेमिन, इट कैन बी गिवन ओरली। ये नॉन केटिकुलेमिन है तो हम ये ओरली भी दे सकते हैं, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ये एब्जॉर्ब होके हमारे बॉडी में जाता है। फिर ये लिपिड सोल्यूबल है, तो अगर लिपिड सोल्यूबल है तो ये सीएनएस तक भी पहुंच के जा सकता है, और वह सीएनएस में हमारे पास ये रेस्टलेसनेस और इंसोम्निया काज कर सकता है, ठीक है। इसकी जो हाफ लाइफ है वो 45 मिनट से लेके 60 मिनट तक है। इट इज़ मेटाबोलाइज्ड इन द लिवर, लिवर में इसकी मेटाबॉलिज्म होती है। अच्छा, इसकी क्लिनिकल यूज़ क्या है? एम्फेटामिन इज़ अ ड्रग ऑफ एब्यूज़। ये ड्रग ऑफ एब्यूज़ है। इसकी एडिक्शन मोस्टली लोग इसको एज एन एब्यूज़ यूज़ करते हैं, इसकी एब्यूज़ करते हैं। एब्यूज़ मीन गलत इस्तेमाल करते हैं, नशे वगैरह के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। दैट शुड नॉट बी प्रिस्क्राइब, ठीक है। हम एम्फेटामिन को प्रिस्क्राइब नहीं करते, बट एम्फेटामिन लाइक ड्रग को हम प्रिस्क्राइब करते हैं। कौन कौन सी कंडीशन में? नंबर 1, ADHD। ADHD हमारे पास कौन सा कंडीशन है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें बंदा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाती है। अगर आप इसको तेज़ आवाज़ में सिर्फ बुलाते भी हो तो वो डर जाता है, अगर आप इसके सामने सिर्फ हाथ उठाते हो तो वो डर जाता है, इस ये सोच के ये भी मुझे मार रहा है। या अगर आपकी इसके पास कोई भी तेज़ काम हो तो ये डर जाता है। इन नार्कोलेप्सी, नार्कोलेप्सी में हम यूज़ करते हैं जो एम्फेटामिन लाइक ड्रग है। ADHD में वो हमारे पास मिथाइलफिनिडेट है और डेक्सामेफेटामिन है, ये दोनों हम यूज़ करते हैं ADHD में। फिर नार्कोलेप्सी में हम डेक्सामेफेटामिन यूज़ करते हैं और मोडाफिलिल ये हम यूज़ करते हैं, डेक्सामेफेटामिन फिटामिन और मोडाफिनिल। नार्कोलेप्सी हमारे पास क्या है? इर्रेस्टेबल अटैक ऑफ स्लीप ड्यूरिंग द डे। दिन के वक्त जब बंदे को नींद आ रही होती है, इसको हम कहते हैं नार्कोलेप्सी। लेकिन अगर वो रात को कम्प्लीटली इनफ सोया हो, इसके बावजूद अगर ये आ रहे हैं तो ये नार्कोलेप्सी है। अगर रात को नींद ना की हो तो फिर ये तो नींद की नॉर्मल अटैक है। लेकिन अगर उसने पूरी रात अपनी नींद जितनी चाहिए होती है वो कर ली है, और इसके बावजूद भी इसको अटैक आते हैं नींद की, तो नार्कोलेप्सी। टू सप्रेसिव एपेटाइट, हम एपेटाइट को सप्रेस करते हैं इसी के थ्रू, यानी एम्फेटामिन के थ्रू हम क्या करते हैं? ये एपेटाइट को सप्रेस करते हैं। एम्फेटामिन हमारे पास क्या काम करता है? नंबर 1, हमने जो ग्लूकोज ये हमने पहले जो पढ़ा था डायबिटीज मेलिटस में, GLP-1, ये जाके GLP-1 के ऊपर एक्ट करता है, और क्या करता है हमारे पास? वो जो ग्लूकोज की अपटेक है वो कम कर देता है, ठीक है। दूसरी बात, ये क्या करता है? जो हमारा हंगर हार्मोन है, हंगर हार्मोन की जो प्रोडक्शन होती है उसकी कंसंट्रेशन को ये कम कर देता है। जो हमारा हंगर हार्मोन है वो हमारे पास क्या है? उसको हम ग्रेलिन कहते हैं। ग्रेलिन हमारे पास हंगर हार्मोन है, तो ये ग्रेलिन की कंसंट्रेशन को भी रिड्यूस कर देता है। दूसरा GLP-1 के ऊपर एक्ट करता है तो ग्लूकोज अपटेक कम कर देता है। तो इन दोनों की वजह से हमारे पास एपेटाइट खत्म हो जाता है। इसके साइड इफेक्ट क्या है? टॉलरेंस। टॉलरेंस का क्या मतलब है? टॉलरेंस का मतलब ये है कि अगर हम एक ड्रग यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल एक ड्रग यूज़ करते हैं 5 माइक्रोग्राम, और वो 1 महीने तक अगर हम यूज़ करते हैं तो वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर लेता है, और जो हम कंडीशन ट्रीट करते हैं वो ट्रीट हो रहा होता है। लेकिन 1 महीने के बाद फिर वो कंडीशन 5 माइक्रोग्राम से ट्रीट नहीं हो रहा, तो फिर हम इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं और 7 माइक्रोग्राम कर देते हैं।
जब 2 महीने गुजर जाते हैं तो फिर वो 7 माइक्रोग्राम पे फिर वो ठीक नहीं होता, ट्रीट नहीं होता, तो फिर हम इसी कंडीशन में ये ड्रग मजीद बढ़ा देते हैं और 9 माइक्रोग्राम दे देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि टाइम के साथ साथ ड्रग की जो ज़रूरत है वो बढ़ती जा रही है। हमने ड्रग की कंसंट्रेशन को, जो डोसेज है, इसको हमने बढ़ाना होता है टाइम के साथ साथ। डिपेंडेंसी वो इसके ऊपर डिपेंडेंस हो जाता है। एडिक्शन इसको एडिक्शन कहा जाता है। डिपेंडेंसी और एडिक्शन में ये है कि डिपेंडेंसी में जो शिद्दत है वो बहुत कम होती है, इतना नहीं होती, लेकिन एडिक्शन में शिद्दत हद से ज़्यादा होता है और वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट बन जाता है। एक्सेसिव स्टेज ऑफ डिपेंडेंसी इज कॉल्ड एडिक्शन। पैरानोया, इसको पैरानोया किसको कहते हैं कि इसकी थॉट प्रोसेस वो हमारे पास इन्फ्लुएंस हो जाती है किस चीज़ पे, वो डर जाता है, बहुत ज़्यादा डरता है। ठीक है, ये पैरानोया ये मोस्टली उस केस में होता है जब हमारे ब्रेन में जो डोपामीन है उसकी कंसंट्रेशन एक हद से बढ़ जाए, तो उसी टाइम ये पैरानोया काज होता है। साइकोसिस, लॉस ऑफ कांटेक्ट विद रियलिटी, यानी हेलुसिनेशन में जाता है, सोचों में गुमसुम रहता है। ये हमारे पास एम्फेटामिन था। अब हम आगे देखते हैं, दूसरे नंबर पे एफेड्रिन है हमारे पास। तो ये भी हमारे पास एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट है, नॉन सेलेक्टिव है, डायरेक्ट एक्ट ऑन द रिसेप्टर अल्फा बीटा 1 और बीटा 2 के रिसेप्टर पे ही जाके डायरेक्ट एक्ट करता है। और ये हमारे पास एक ओरल इफिनेफ्रिन है। इफिनेफ्रिन की ओरल फॉर्म है जो कि हम ओरली दे देते हैं, इफिड्रीन। ठीक है, तो डायरेक्टली ये अपना जो एक्ट है वो कंट्रोल कर लेता है, किस तरह के जो नॉरएपिनेफ्रिन है उसकी सिक्रेशन कर लेता है। और इसकी जो फार्माकोकाइनेटिक्स है वो बिल्कुल एम्फेटामिन की तरह है। जिस तरह एम्फेटामिन की फार्माकोकाइनेटिक्स है बिल्कुल इसकी उसी तरह फार्माकोकाइनेटिक्स है, ये टॉलरेंस काज कर देता है बिल्कुल एम्फेटामिन की तरह। टाइम के साथ साथ इसकी भी डोसेज हमने बढ़ाना होता है। लेकिन इसमें और एम्फेटामिन में, एफेड्रिन और एम्फेटामिन में थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो ये है कि इसमें एडिक्शन जो होती है वो नहीं काज होता एफेड्रिन में। नंबर 2, इसका एपेटाइट पे कोई इफेक्ट नहीं, ये एपेटाइट काज नहीं करता है। ये दोनों सिंपल डिफरेंस है। और ये भी सीएनएस रिस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है। सीएनएस और रिस्पिरेटरी जो हमारे वो एरिया है इसको स्टिमुलेट करता है, यानी रेस्पिरेशन को इंक्रीज कर देता है, लंग्स की कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, और साथ साथ में सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हाइपर एक्टिव कर देता है। इट डज नॉट सप्रेस एपेटाइट, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा। प्रेशर एजेंट यूज टू इंक्रीज बीपी, ये हम बीपी की इंक्रीज, यानी जब ब्लड प्रेशर हमारे पास कम होता है तो उस सिचुएशन में यूज़ करते हैं ताकि ये वेसल्स की कंट्रैक्शन करे, और वेसल की कंट्रैक्शन के बाद बीपी बढ़ जाती है, साथ साथ मेरिन वगैरह की कंसंट्रेशन की वजह से भी। एज ए डिकंजेस्टेंट यूज़ करते हैं, जब वेसल की वो कंट्रैक्शन हो जाती है तो जो डिकंजेशन होती है उसका खतरा कम हो जाता है, और डिकंजेस्टेंट्स हम ट्रीट करते हैं इसके थ्रू। इट इज़ नो लॉन्गर यूज टू ट्रीट ब्रोंकियल अस्थमा। अब ये पुराने ज़माने में ये ब्रोंकियल अस्थमा के लिए, इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन अब इसको ख़त्म कर दिया। क्यों? क्योंकि इसकी जो पोटेंसी है वो कम है बहुत, और इसकी जो एक्शन है ये बहुत स्लो एक्शन परफॉर्म करती है। तीसरे नंबर पे है सीडो इफिड्रिन। एक इफिड्रिन है, दूसरा सीडो इफिड्रिन। इफिड्रिन और सीडो इफिड्रिन में जो डिफरेंस है वो ये है कि जो इफिड्रिन है वो हमारे पास एज ए डिकंजेस्टेंट भी है और हार्ट के ऊपर भी काम करता है, लेकिन ये जो सीडो इफिड्रिन है इसका हार्ट के साथ कोई रिलेशन नहीं है, हार्ट के ऊपर ये काम नहीं करता, ये सिर्फ एज ए डिकंजेस्टेंट हम यूज़ करते हैं, वो हम ओवर द काउंटर यूज़ नहीं करते। लेकिन ये सीडो इफिड्रिन हम ओवर द काउंटर यूज़ कर सकते हैं। फिनाइल प्रोप्रानोल अमीन, अगेन इट इज सिमिलर टू सीडोइफेड्रिन, ये सीडोइफेड्रिन की तरह है। ठीक है, एंड वाज यूज्ड एज अ डिकंजेस्टेंट बट इट वाज स्टॉप्ड बिकॉज इट मे कॉज सेरेब्रल हेमोरेज। जो फिनाइल जो सीडोइफेड्रिन है वो और फिनाइल प्रोप्रानोल अमीन, इन दोनों की फंक्शन एक जैसे है, दोनों एज ए डिकंजेस्टेंट हम यूज़ करते थे। पुराने ज़माने में ये यूज़ होता था, लेकिन अब इसकी यूज़ ख़त्म हो गई है। एक वजह, वो वजह क्या है कि इस ये सेरेब्रल हेमोरेज काज कर देता है। सेरेब्रम में जो ब्लड की वो होती है, वेसल्स की रप्चर होती है और फिर ब्लड बाहर आ जाता है, हेमोटोमा वगैरह, तो सेरेब्रल हेमोरेज काज कर देता है। ऑक्सीमेटाजोलिन हैज़ अल्फा 1 एंड अल्फा 2 एगोनिस्टिक एक्टिविटी यूज एज ए डिकंजेस्टेंट, ये भी एज ए डिकंजेस्टेंट यूज होता है, और अल्फा 1 और अल्फा 2 पे ये एक्ट करता है, उसकी तरह एक्टिविटी कर देता है। अच्छा, अब हम आते हैं सेलेक्टिव ड्रग्स की तरफ। हमने नॉन सेलेक्टिव को पढ़ लिया। नॉन सेलेक्टिव में हमारे पास 5 किस्म के ड्रग्स है, एम्फेटामिन और एफेड्रिन, सीडोएफेड्रिन, फिनाइल प्रोप्रानोल अमीन और ऑक्सीमेटाजोलिन।
तो इसके बाद हम सेलेक्टिव ड्रग्स पढ़ते हैं। दिस ड्रग इंक्लूड फिनाइलिफ्रीन जो कि अल्फा 1 के लिए, क्लोनिडिन अल्फा 2 के लिए, डोबुटामीन बीटा 1, सल्ब्यूटामोल बीटा 2 और रिटोड्रीन वो भी बीटा 2। एड्रेनो रिसेप्टर ऑफ एड्रेनो रिसेप्टर एगोनिस्ट जो फिनाइलिफ्रीन है ये अल्फा 1 सेलेक्टिव है। हमने ये पढ़ा कि ये सेलेक्टिव है, लेकिन ये एक्ट करेगा किस चीज़ पे, अल्फा 1 रिसेप्टर्स के ऊपर काम करेगा। ये डायरेक्ट एक्टिंग है। इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है कि ये नॉन केटोकोलामिन है, तो इसकी जो मेटाबोलाइजेशन है वो COMT यानी केटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम के जरिए इसकी मेटाबोलाइजेशन नहीं होगी। तो इसकी वजह से इसकी जो एक्शन ऑफ जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो हमारे पास ज़्यादा होगा। क्लिनिकल यूज़ हम इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो एज अ मेडिएटिक एजेंट हम यूज़ करते हैं। किस चीज़ के लिए कि फंडस ऑफ द आई को हम ट्रीट करें। अल्फा 1 रिसेप्टर क्या काम करता है आंख में, ये जाके रेडियल जो हमारे मसल्स है उनको डायलेट कर देता है, और जो प्यूपिलरी मसल है उसको रिलैक्स कर देता है। तो उसकी वजह से ये आंख इसकी प्रोट्रूजन होती है और हम इजीली इसको एग्जामाइन कर सकते हैं। एज ए डिकंजेस्टेंट हम यूज़ करते हैं, यूज्ड एज ए नेसल ड्रॉप टू कॉज वैसोकंस्ट्रिक्शन इन द नेसल ब्लड वेसल एंड रिलीफ कंजेशन। एज ए नेसल ड्रॉप हम यूज़ करते हैं और ये वेसल्स की कंट्रैक्शन कस कर लेता है और जो कंजेशन होती है उसमें ये रिलीफ दे देती है। एज अ वेजो प्रेशर एजेंट इन केस ऑफ हाइपोटेंशन। तो वेजो प्रेशर जब हाइपोटेंशन होती है, बीपी लो होती है, तो हम इसको यूज़ करते हैं एज अ वेजो प्रेशर एजेंट। जब ये एज अ वेजो प्रेशर एजेंट यूज़ होता है तो वेसल प्रेस हो जाता है और बीपी हमारे पास इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। अच्छा, क्लोनिडिन इट इज़ अ सेलेक्टिव अल्फा 2 एगोनिस्ट। ये सेलेक्टिव अल्फा 2 एगोनिस्ट है, सिर्फ अल्फा 2 पे काम करेगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, एक सेंट्रली एज अ सेंट्रल सिंपैथोलिटिक ड्रग। अब सिंपैथोमिमेटिक और सिंपैथोलिटिक वो ड्रग जो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है, इसको अपोज कर देता है। तो क्लोनिडिन इज लिपिड, ये एक लिपिड सोल्युबल ड्रग है। इट्स फ्रीली पासिस ब्लड ब्रेन बैरियर से भी पास होता है, एनरिच टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाके पहुंचता है। ये अल्फा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है और वो अल्फा 2 रिसेप्टर मेडुला और पोन्स में जाके जो सिंपैथेटिक टोन है यानी एफिनेफ्रिन, नॉरएफिनेफ्रिन और डोपामिन, इनकी सिक्रीशन को कम कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो बीपी है वो भी कम हो जाती है। क्लिनिकली हम कहाँ यूज़ करते हैं, मिल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन में यूज़ कर देते हैं, और साथ साथ में ट्रीटमेंट ऑफ मॉर्फिन विड्रावल सिम्टम, जो मॉर्फिन विड्रावल सिम्टम्स है यानी विड्रावल सिम्टम वो सिम्टम जो GIT वगैरह के सिम्टम्स है, प्रॉपर जो डाइजेशन नहीं होती, इनडाइजेशन या इस तरह के उसको जो गैस्ट्रिक कैविटी में या गैस्ट्रिक ट्रैक में जो भी इश्यूज आते हैं, इसको विड्रावल सिम्टम कहते हैं। एज एनाल्जेसिक ड्यूरिंग लेबर के दौरान हम इसको एज एनाल्जेसिक यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये इस सिस्टम को यानी सिंपैथेटिक सिस्टम को, इसकी एक्टिविटी को कम कर देता है। इसकी डोसेज 1.25 माइक्रोग्राम डेली यूज़ करते हैं। ये हम IM दे रहे थे। इट कैन बी यूज्ड इन पेशेंट विद रीनल फेलियर। इसको हम रीनल फेलियर में यूज़ कर सकते हैं, उन पेशेंट में जिनकी किडनी फेल होती है, रीनल फेलियर उनमें होता है, तो उनमें यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इसकी जो ये जो क्लोनिडिन है ये ना GFR को अफेक्ट करता है, ना हमारे पास कार्डिक आउटपुट को अफेक्ट करता है। एडवर्स इफेक्ट इसकी क्या है, डिप्रेशन, डिजीनेस, इंसोम्निया, नाइटमेयर्स, इम्पोटेंस मतलब जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, और एलोपेशिया, गंजापन वगैरह, अर्टिकेरिया, वेट गेन, फ्लूइड रिटेंशन और सडन विथड्रॉवल लीड्स टू रिबाउंड हाइपरटेंशन। रिबाउंड हाइपरटेंशन यानी अगर हम इसको अचानक बंद कर देते हैं तो हमें फिर से हाइपरटेंशन काज होता है। हमने इधर पढ़ा ना कि ये किधर हम यूज़ करते हैं, मिल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन में, तो बीपी हम हमारे साथ ये कम कर देता है। लेकिन अगर हम ये 50 माइक्रोग्राम यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, लेट सपोज, तो अगर एटवंस हम इसको ब्लॉक कर देते हैं, स्टॉप कर देता है, और 50 माइक्रोग्राम जो मेडिकेशन हम दे देते हैं इसको बंद कर देते हैं, तो ये हाइपरटेंशन हमारे पास फिर से काज होता है, इसको रिबाउंड हाइपरटेंशन कहते हैं। एप्राक्लोनिडिन हमारे पास है, तो एप्राक्लोनिडिन हमारे पास क्लोनिडिन की तरह वो भी सेलेक्टिव अल्फा 2 एड्रेनल रिसेप्टर एगोनिस्ट है, जबकि ये हम मोस्टली एडजुवेंट थेरेपी यूज़ करते हैं ग्लूकोमा में। और ग्लूकोमा में ये क्या करता है, जो एक्वस ह्यूमर की फॉर्मेशन होती है उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास IOP कम हो जाता है, और जब IOP कम हो जाता है तो ग्लूकोमा वो हो जाती है, उसकी ट्रीटमेंट हो जाती है। अच्छा, डोबुटामीन इट इज़ अ डायरेक्ट एक्टिंग बीटा 1 सेलेक्टिव एगोनिस्ट। डोबुटामीन बीटा 1 सेलेक्टिव एगोनिस्ट थे, हाफ लाइफ 10 से 15 मिनट तक, मेटाबोलाइज्ड इन द लिवर, टॉलरेंस टू इट्स एक्शन। इसकी भी
टॉलरेंस टू डिसेक्शन का मतलब ये है कि हमने टाइम के साथ साथ इसके डोसेज को बढ़ाना होता है प्रॉपर इफेक्ट के लिए। देयर इज टॉलरेंस टू डिसेक्शन गिवन ओनली पेरेंटली, ये हम सिर्फ पेरेंटली देते हैं। काज इंक्रीज इन कार्डिक आउटपुट विद मिनिमल इफेक्ट ऑन द हार्ट रेट, ये कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज कर देता है लेकिन हार्ट रेट को कम कर देता है। कार्डिक आउटपुट और हार्ट रेट में ये डिफरेंस है कि कार्डिक आउटपुट का मतलब ये कि कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल जब ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा ब्लड पास कर देता है, और हार्ट रेट का मतलब कि पर मिनट ये हार्ट कितना वो कितनी दफ़ा ब्लड पुश कर देता है। इट हैज़ लेस एरिथमोजेनिक, इसकी एरिथमिया जो इफेक्ट काज होता है ये इसकी बहुत कम है, ये बिल्कुल लेस एरिथमोजेनिक है डोपामिन से। डोपामिन जो हम यूज़ करते हैं ये लेस एरिथमोजेनिक है एज कम्पेयर टू डोपामिन। ये इनोट्रोपिक एजेंट है, इनोट्रोपिक एजेंट के बारे में मैंने अभी आपको पढ़ा। फॉर हार्ट फेलियर इन सेप्टिक एंड कार्डियोजेनिक शॉक, हार्ट फेलियर में, सेप्टिक शॉक में और कार्डियोजेनिक शॉक में हम इसको एज इनोट्रोपिक एजेंट यूज़ कर देते हैं। इनोट्रोपिक एजेंट मैं आपको फिर से बताता हूँ, इनोट्रोपिक एजेंट का मतलब यह है कि ये कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। सल्ब्यूटामोल, तो ये हमारे पास बीटा 2 सेलेक्टिव एगोनिस्ट है। कैन बी यूजुअली ओरली हम दे देते हैं, आईवी या इनहेलेशन के थ्रू देते हैं, सिरप के फॉर्म में, इंजेक्शन के फॉर्म में या सोल्यूशन ऑफ इनहेलेशन के फॉर्म में ये मौजूद होता है। और इसका जो क्लिनिकल यूज़ है हम क्यों यूज़ करते हैं, नंबर 1 ब्रांकियल अस्थमा को हम ट्रीट करते हैं, वहाँ पे हम बीटा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं जिसकी वजह से ब्रोंकियो डायलेशन हो जाती है। सल्मेट्रोल एंड फोरमोटिरोल, ये दोनों ड्रग्स ये भी सेलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट है लेकिन इसकी जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो लॉन्गर है एज कम्पेयर टू सल्ब्यूटामोल, और ये एज इनहेलर हम यूज़ करते हैं ब्रोंकियल अस्थमा में। रिटोड्रिन, ये बीटा 2 सेलेक्टिव एगोनिस्ट बट इट इज़ यूज टू डिले प्रीमेच्योर लेबर, जो लेबर होती है, चाइल्ड बर्थ होती है, इसको डिले करते हैं। अगर प्रीमेच्योर बर्थ होती है तो कंट्रैक्शन की वजह से होती है तो रिटोड्रिन हम दे देते हैं जिसकी वजह से मसल की रिलैक्सेशन काज होती है और जो लेबर होती है यानी चाइल्ड बर्थ होती है वो डिले हो जाती है। दिस इज़ डन टू इंश्योर एडिक्वेट मेचूरेशन ऑफ फीटस, फीटस की प्रॉपर मेचूरेशन के लिए हम ये यूज़ करते हैं ताकि प्रीमेच्योर बर्थ ना हो। क्लिनिकल यूज़ ऑफ सिंपैथोमिमेटिक ड्रग, ये हम कब यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ शॉक में, यानी हाइपोवोलेमिक शॉक में जिसमें ब्लड की वॉल्यूम कम हो जाता है, सेप्टिक शॉक में, एनाफिलेक्टिक शॉक में। और इसके जो सिम्टम्स है वो कौन कौन से, कंजेशन इन द लंग, लंग में कंजेशन होगी, हार्ट में कंजेशन होगी, ब्लॉकेज किडनी में ड्यू टू वेजोडाइलेशन, वेजोडाइलेशन की वजह से ये कंजेशन होगी। ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, जो ब्रोंकाई है इसकी कंस्ट्रक्शन हो जाती है। इस कंडीशन ये इसके साइन सिम्टम्स में हाइपोटेंशन में हम ये यूज़ करते हैं। वी यूज़ इफेड्रिन विथ स्टेरॉइड एंड एंटीहिस्टामिन टू कॉज ब्रोंकोडाइलेशन, ये ब्रोंकोडाइलेशन काज कर देता है, बीपी को इंक्रीज कर देता है और डीकंजेस्टेंट है, कंजेशन को कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है। और कार्डियोजेनिक शॉक में हम इसको यूज़ करते हैं, वी यूज़ डी ए डोपामिन एंड डोबुटामिन टुगेदर, हम डोपामिन और डोबुटामिन को एक साथ यूज़ करते हैं कार्डियोजेनिक शॉक में। अब यहाँ तक जो हमने पढ़े वो सारे के सारे एड्रिनो रिसेप्टर एगोनिस्ट सेलेक्ट और नॉन सेलेक्ट थे। अब एड्रिनर्जिक या एड्रिनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कौन कौन से है अब वो पढ़ेंगे। ड्रग विच एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ इन्फिनेफ्रिन नार इफिनेफ्रिन एट द रिसेप्टर लेवल, वो ड्रग जो इफिनेफ्रिन और नार इफिनेफ्रिन की कंसंट्रेशन को या एक्शन को ब्लॉक कर देता है, स्टॉप कर देता है, एंटागोनाइज कर देता है रिसेप्टर लेवल पे, तो हमारे पास एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट कहलाते हैं। दे ऑक्युपाई एड्रिनर्जिक रिसेप्टर, जो एड्रिनर्जिक रिसेप्टर एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन के लिए बने होते हैं ये इनको ऑक्युपाई करता है, वहीं पे बेंड कर देता है, बट डू नॉट प्रोड्यूस सिग्नल ट्रांसडक्शन, लेकिन सिग्नल की प्रोडक्शन नहीं करते। जिस तरह नॉन एपिनेफ्रिन अपने रिसेप्टर के साथ बेंड होता है और सिग्नल की प्रोडक्शन कर देता है, तो ये सिग्नल की ट्रांसडक्शन नहीं करता, ये आके बाइंड करता है इधर, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक रिसेप्टर है, ये नॉर एपिनेफ्रिन है और ये हमारे पास ये हमारे पास एंटागोनिस्ट है, तो नॉर इफिनेफ्रिन आके इधर इसके साथ बेंड कर सकता है, ठीक है। तो जब इसके साथ बेंड करता है अपने रिसेप्टर के साथ तो अपना जो इफेक्ट होता है वो स्टार्ट कर देता है, जो एक्टिवेशन होती है या डीएक्टिवेशन होती है, कंट्रैक्शन होती है, रिलैक्सेशन, तो वो काज कर देता है। लेकिन ये जो एंटागोनिस्ट आके इधर बैंड हो जाते हैं तो इसके साथ तो बेंड होता है, ये जगह बंद होता है नॉर इफिनेफ्रिन के लिए, लेकिन क्या होता है, ये
सिग्नल की ट्रांसडक्शन नहीं करता और यहाँ से जो मजीद एक्शन परफॉर्म होता है आगे वो नहीं होता है। कैन बी रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल दो किस्म के हैं। रिवर्सिबल मतलब जो कि परमानेंटली बाइंड नहीं होते, इरिवर्सिबल परमानेंटली बाइंड होते हैं। क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू रिलेटिव एफिनिटी फॉर अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर। अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स उसमें आते हैं फिनोक्सीबेंजामीन, फेंटो फेंटोलामीन, प्राजोसिन, टेराजोसिन एंड डोक्साजोसिन। अच्छा, फिनोक्सीबेंजामीन और फेंटोलामाइन ये पढ़ते हैं। ये एक नॉन सेलेक्टिव है, दोनों अल्फा ब्लॉकर्स है और इनकी एक्शन ये अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं तो क्या काज होता है, वेसोडाइलेशन और पोस्टरल हाइपोटेंशन काज होता है। जब बीटा ब्लॉकर्स को ब्लॉक कर देता है तो क्या होता है, नॉरएपिनेफ्रिन की कंसंट्रेशन जो होती है, रिड्यूस नॉरएपिनेफ्रिन एक्शन ऑन अल्फा 2 रिसेप्टर, नॉरएपिनेफ्रिन एक्शन अल्फा 2 के ऊपर जो एक्ट करता है उसको कम कर देता है। ऑन द वेरिकोसिटी, डायलेटेड एक्सान टर्मिनल, जो एक्सान टर्मिनल है उसको डायलेट कर देता है। इंक्रीज रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है, विच कैन कॉज टेकिकार्डिया, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। जब हम इधर इसको अल्फा 1 में देखते हैं तो ये हमारे पास वेसोडाइलेशन कॉज कर देता है और अल्फा 2 में ये हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है जिसकी वजह से टेकिकार्डिया और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है। Phenoxybenzamin का mechanism of action, bend coherently यानी permanently bend and therefore irreversibly to alpha receptor and block NA यानी norepinephrine action। अच्छा, एक्शन इज रिवर्सिबल इन द केस ऑफ फेंटोलामीन। जो फिनोक्सीबेंजामीन है इस केस में ये हमारे पास रिवर्सिबल नहीं है, लेकिन फेंटोलामीन के केस में जब हम फेंटोलामीन यूज करते हैं तो हमारे पास रिवर्सिबल केस है। फार्माकोकाइनेटिक्स ओरली दे देते हैं, आईवी और सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। इसकी हाफ लाइफ फिनाइलबेंजामीन की वो 12 घंटे है और फेंटोलामीन के 3 घंटे है, ठीक है। और ये 12 घंटे क्यों है, क्योंकि ये जो फिनोक्सीबेंजामीन है ये हमारे पास परमानेंटली बाइंड होता है, इरिवर्सिबल बेंडिंग होती है इसकी। क्लिनिकली हम यूज़ करते हैं क्रोमोसाइटोमा, वो कंडीशन जिसमें हमारे पास एफिनेफ्रिन, नॉर एफिनेफ्रिन और डोपामिन की कंसंट्रेशन हद से बढ़ जाती है। एडवर्स इफेक्ट क्या है इसके, तो जब फिनोक्सीबेंजामीन यूज़ करते हैं या फेंटोलामीन यूज़ करते हैं तो इसकी वजह से हाइपोटेंशन काज होता है, बीपी कम हो जाता है, क्यों, ये वेसोडाइलेशन कर देता है। टेकिकार्डिया काज होता है, ठीक है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है, डिजीनेस और हेडेक और साथ साथ में सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी हो जाती है। प्राजोसिन, टेराजोसिन और डोक्साजोसिन ये भी अल्फा 1 एंटागोनिस्ट है। एक्शन का क्या है, वेसोडाइलेशन करता है और साथ साथ में ब्लड प्रेशर की रिडक्शन कर देता है, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। रिफ्लेक्स बीटा 1 रिसेप्टर रिस्पॉन्स टू द डिक्रीज इन बीपी। जब हार्ट रेट इंक्रीज होता है तो जब बीटा 1 रिसेप्टर का काम क्या है, उसका काम यह है कि वो क्या करे, डायलेट करे वेसल्स को और इसकी वजह से हमारे पास जो बीपी है वो कम हो जाती है। डिक्रीज ब्लड स्पेक्टर, जो ब्लड स्पिंक्टर की टोन है उसको डिक्रीज कर देता है, कंट्रैक्शन को कम कर देता है। इनहिबिशन ऑफ हाइपरट्रॉपी ऑन स्मूथ मसल ऑफ ब्लडर, जो ब्लडर के स्मूथ मसल है जब उसकी हाइपरट्रॉपी काज हो जाती है और वो बढ़ जाते हैं तो उसकी इनहिबिशन करते हैं। साथ साथ में नेक, ब्लडर नेक एंड प्रोस्टेट कैप्सूल, तो यह मोस्टली यूज़ करते हैं किस चीज़ में, इस कंडीशन में यूज़ करते हैं कि जब हमारा जो नेक है ब्लैडर का और जो प्रोस्टेट के कैप्सूल है उसकी हाइपरट्रॉपी को कंट्रोल करने के लिए, उनकी जो स्मूथ मसल है उनमें जब हाइपरट्रॉपी का होता है जिसको हम बीपीएच यानी बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया भी कहते हैं, तो हाइपरट्रॉपी या इंक्रीज इन साइज या इन स्मूथ मसल ऑफ द ब्लैडर नेक प्रोस्टेट कैप्सूल, तो ब्लैडर के नेक या प्रोस्टेट कैप्सूल में के साइज में जो इंक्रीज आता है तो उसको हम कंट्रोल करते हैं इसी के थ्रू। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ब्लॉक द एक्शन ऑफ एंडोजीनियस एंड एक्सोजीनियस एगोनिस्ट ऑन द अल्फा रिसेप्टर। ये एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस दोनों एगोनिस्ट की जो इफेक्ट है उसको ब्लॉक कर देता है अल्फा रिसेप्टर के ऊपर। तो एंडोजीनियस कौन कौन से है, एफिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन, और एक्सोजीनियस हमारे पास वो है जो हम बाहर से लेते हैं यानी जो सिंथेटिक हमने पढ़े थे। डिक्रीज पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस, जो पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस है इसको कम कर देता है। साथ साथ में रिलैक्स आर्टियल एंड वेनस स्मूथ मसल, रिलैक्सेशन कस कर देता है आर्टियल वेनस मसल में, काज मिनिमल चेंज इन कार्डिक आउटपुट, रीनल ब्लड फ्लो एंड GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इन 3 चीज़ों में थोड़ा बहुत चेंज ये काज कर देता है। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, पेराजोसिन और टेराजोसिन हमारे पास ओरली ऑब्जर्व होते हैं और इसकी जो हाफ लाइफ है 3 से 4 घंटे है, ठीक है। और लिवर में मेटाबॉलाइजेशन होती है, एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। जो डोक्साजोसिन है उसकी 22 आवर वो है
हाफ लाइफ। और इसकी क्लिनिकल यूज़ हम सीवियर हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं। सीवियर हाइपरटेंशन में बीपी को कम करने के लिए ये क्या करते हैं, वेजोडाइलेशन कर देता है। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी में यूज़ कर देते हैं बीपीएच। और इसकी जो एडवर्स इफेक्ट है, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, यानी ये हाइपोटेंशन काज कर देता है। डिजीनेस, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन काज कर देता है। इंसोम्निया, बेख्वाबी काज कर देता है। और प्रियपिज्म काज कर देता है। ठीक है। यूज ऑफ अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, हाई ब्लड प्रेशर में यूज़ कर देते हैं। अल्फा ब्लॉकर्स में हमारे पास टेरोजोसिन जो आता है। ठीक है। और जो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया है उसमें यूज़ कर देते हैं। तो जो नेक ऑफ द ब्लेडर होता है, जो प्रोस्टेट होता है, उसको ये ट्रीट कर देता है। ठीक है। टेम्सुलोसिन यूरो सेलेक्टिव, यानी ये एक्ट करता है डायरेक्ट हमारा उसी सिस्टम पे जो क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर एक्ट करता है। वेजिको सेलेक्टिव, अल्फा 1A एंड अल्फा 1D ये दोनों रिसेप्टर के ऊपर काम करते हैं। नो चेंज इन बीपी एंड हार्ट रेट के ऊपर ये इसका कोई इफेक्ट नहीं है। इट्स थेरेप्यूटिक डोज इन पोस्टरल हाइपोटेंशन, अगर हम इसकी थेरेप्यूटिक डोज दे देते हैं, नॉर्मल डोज दे देते हैं, तो बीपी या हार्ट रेट पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है। प्रेफर्ड ड्रग इन बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी में ये प्रेफर्ड ड्रग हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये इंक्रीज इन स्मूथ मसल साइज को कंट्रोल कर देता है। ओनली वंस डोजिंग रिजीम, ये सिर्फ हम एक दफ़ा देते हैं। रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन एंड डिजीनेस, ये इसकी एडवर्स इफेक्ट है। बिकॉशियस, ये क्या काज कर देता है, सिंकोप, यानी टेम्पररी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस यूजुअली रिलेटेड टू इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो टू द ब्रेन। जब ब्रेन को थोड़े से टाइम के लिए जो ब्लड की फ्लो है वो कम हो जाती है, तो इस कंडीशन में हमारे पास कॉन्शियसनेस या वो कम हो जाती है। इसको हम कहते हैं सिंकोप, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाती है, बंदा अवेयर नहीं रहता। फर्स्ट डोज ऑफ अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर में प्रोड्यूस एन ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंसिव रिस्पॉन्सिव एंड रिजल्ट इन फेंटिंग और सिंकोप। ठीक है। बीटा-एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स में हमारे पास ये तीनों आते हैं जो कि नॉन सेलेक्टिव है, और बाकी एसिटो एसीब्यूटालोल और रेटिनोलोल, मेटोप्रोलोल और एस्मोलोल, ये चारों हमारे पास बीटा 1 सेलेक्टिव है। तो प्रोप्रेनालोल ये नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ये क्या करता है, कार्डिक आउटपुट को डिक्रीज कर देता है, यानी नेगेटिव एनोट्रोपिक एंड क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट, और डिक्रीज एसए एंड एवी नोड एक्टिविटी, एसए और एवी नोड एक्टिविटी को कम कर देता है। पेरिफेरल वेजो कंस्ट्रक्शन, पेरिफेरल्स में वेजो कंस्ट्रक्शन काज कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। साथ साथ में ब्रोंको कंस्ट्रक्शन कर देता है, रिड्यूस रेनिन रिलीज, रेनिन की रिलीज को कम कर देता है, और जब रेनिन की रिलीज कम होती है तो वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है। यानी रेनिन में हमने पढ़ा था कि रेनिन हमारे पास क्या कर देता है, वेजोडाइलेशन कर देता है एंजियोटेंसिन 2 एंजाइम के थ्रू, और साथ साथ में एडीएच के थ्रू जो उसको ज़्यादा कर देता है ब्लड वॉल्यूम को, जिसकी वजह से हमारे पास बीपी इंक्रीज हो जाती है। तो ये रेनिन की कंसनट्रेशन को कम करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास बीपी इसमें कम हो जाएगा। अच्छा, डिक्रीज ग्लाइकोजेनोलाइसिस एंड ग्लूकागॉन सिक्रेशन, ग्लूकागॉन की सिक्रेशन को कम करेगा और ग्लाइकोजेनोलाइसिस को भी कम करेगा। ब्लॉक सिंपैथेटिक ड्राइव, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो सिंपैथेटिक हमारे पास हार्मोन्स है, न्यूरोट्रांसमीटर, इसको भी ब्लॉक करेगा। रिड्यूसिंग पेसमेकर एक्टिविटी, इंक्रीज एवी कंडक्शन टाइम, ये पेसमेकर एक्टिविटी को रिड्यूस करेगा और एवी कंडक्शन टाइम को ये इंक्रीज करेगा। जब एवी कंडक्शन टाइम इंक्रीज होगा तो जो हार्ट होता है वो थोड़े से टाइम के बाद हमारे पास धड़केगा, जो बीट करेगा वो थोड़ा सा टाइम लेगा। रिड्यूस द स्लो इनवर्ड ऑफ कैल्शियम करंट, और जो कैल्शियम करंट होती है इसको कम कर देती है। तो जब कैल्शियम करंट कम हो जाती है तो एवी नोट में जो हमारे पास कंडक्शन होती है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल, और फिर जो हार्ट रेट होता है या कार्डिक आउटपुट होता है वो हमारे पास कम हो जाता है। इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स ओरली दे देते हैं, कम्प्लीटली ऑब्जर्व होते हैं, एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है। इसकी बायो अवेलेबिलिटी 0.25% है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत लार्जली डिस्ट्रीब्यूट होता है। रेडिली क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर देता है। मेटाबोलाइट एक्सक्रीटेड इन यूरिन। थेरेप्यूटिक यूज में एंटी एरेथमिक, हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं, एंजाइना पेक्टोरस में यूज़ करते हैं, मिग्रेन में, और हाइपरथायरॉयडिज्म में हम यूज़ करते हैं। प्रोप्रानोलोल हमने हाइपरथायरॉयडिज्म में भी पढ़ा था। अच्छा, एडवर्स इफेक्ट क्या है, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन है, एरिथमिया है अगर हम इसको एब्रप्टली स्टॉप करें, और सेक्सुअल इम्पेयरमेंट है, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस है, प्रोलॉन्गिंग हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया भी कॉज कर देता है।
नेडोलोल और टेमोलोल। तो नॉन सेलेक्टिव बीटा एंटागोनिस्ट है दोनों, नॉन सेलेक्टिव है ये दोनों भी। हमने पढ़ा को प्रोप्रानोलोल, नेडोलोल और टेमोलोल ये तीनों नॉन सेलेक्टिव है, ठीक है। डिक्रीज इंट्राऑकुलर प्रेशर, आईओपी को ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मोर पोटेंट देन प्रोप्रानोलोल, प्रोप्रानोलोल से ज़्यादा इफेक्टिव है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसकी, रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर इन द आई, एक्वस ह्यूमर आई में जो एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस होता है एक इसकी प्रोडक्शन को कम करेगा। डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर, दूसरा इसकी सिक्रेशन को कम करेगा। डू नॉट कॉज साइक्लोप्लीगिया, जो साइक्लोप्लीगिया होती है यानी हमारा जो हमारी आंख होती है इस तरह, तो ये एक इस तरह हो जाती है, दूसरा, ठीक है। तो ये आंख ये जो हमारे पास ऊपर जाती है तो इसको हम कहते हैं साइकोप्लीगिया पैरालिसिस ऑफ द सिलियरी मसल ऑफ द आई, तो ये वो भी नहीं काज करता। इसकी जो फार्माकोकाइनेटिक्स है 30 मिनट, ऑनसेट इज अबाउट 30 मिनट व्हेन एडमिनिस्टर्ड इंट्राऑकुलरली, जब हम इसको इंट्राऑकुलरली एडमिनिस्टर करते हैं तो 30 मिनट के अंदर अंदर अपना इफेक्ट शो करता है, और 12 से 24 घंटों में ये अपना इफेक्ट शो कर देता है। क्लिनिकल यूज़ क्या है, तो क्रोनिक मैनेजमेंट ऑफ ग्लूकोमा, जब ग्लूकोमा की मैनेजमेंट हम करते हैं और क्रोनिक ग्लूकोमा हो तो उसमें हम ये यूज़ करते हैं। सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स नोन एज कार्डियो सेलेक्टिव, ये हमारे पास एसिटोब्यूटोलोल, एटिनोलोल, बिस्प्रोलोल, इस्मोलोल और मेटोप्रोलोल ये सारे के सारे सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स है, और उसको हम कार्डियो सेलेक्टिव ड्रग्स भी कहते हैं। ये स्पेशली एक्ट करते हैं बीटा हार्ट के ऊपर, ठीक है। सेलेक्टिविटी इज लॉस्ट एट हाई डोज, जब हम इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, इसकी सिलेक्टिविटी ये ख़त्म हो जाती है, फिर वो मुख्तलिफ दूसरी चीज़ों पर भी एक्ट कर देता है, उनको भी अफेक्ट कर देता है। डिक्रीज बीपी इन हाइपरटेंशन, बीपी को कम करने के लिए हम ये सारे यूज़ कर देते हैं, और साथ साथ में इंक्रीज एक्सरसाइज टॉलरेंस इन एंजाइना, और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एंजाइना में हमारे पास एक्सरसाइज के दौरान हमें काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, तो जब हम ये मेडिकेशन यूज़ करेंगे तो हम एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज के दौरान हमारा जो पेन होगा एंजाइना वाला तो वो कम होगा। फार्माकोकाइनेटिक्स ओरली दे देते हैं, और जो एटेनोलोल है इसकी हाफ लाइफ जो है वो 6 घंटे है, इसमोलोल की 10 घंटे है, ठीक है। क्लिनिकल यूज इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ सुप्रावेंट्रिकुलर डिसरिथमिया, यानी जो सुप्रावेंट्रिकुलर डिसरिथमिया है, वेंट्रिकल की जो एरिथमिया है, डिसरिथमिया है, जो प्रॉपर रिदम इसकी वो हो जाते हैं, अप डाउन हो जाते हैं, तो उसमें हम यूज़ करते हैं। एंटी एंजाइनल, जो एंजाइना पेक्टोरस है उसमें जो हमारे पास पेन होती है तो उसमें हम दे रहे थे। एंटी हाइपरटेंसिव एंड डायबिटीज़ पेशेंट, जो हाइपर डायबिटीज़ पेशेंट है उनमें एज एंटी हाइपरटेंसिव यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, रिसीविंग इंसुलिन और ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट, वो पेशेंट जो इंसुलिन ले लेते हैं या वो हाइपोग्लाइसीमिक पेशेंट है तो हम उनमें ये एज एंटी हाइपरटेंसिव यूज़ कर देते हैं। अल्फ़ा बीटा ब्लॉकर्स, वो जो अल्फ़ा ब्लॉकर भी है और बीटा ब्लॉकर भी है मिलके, तो उसमें है लिबिटालोल अल्फ़ा बीटा ब्लॉकर, कमर्शियली अल्फ़ा 1 बीटा 1 और बीटा 2, और साथ साथ में इनको ब्लॉक भी कर देते हैं, लेकिन ये बीटा 2 एगोनिस्टिक भी है। बीटा ब्लॉकर 1/3 प्रोप्रानोलोल एंड अल्फ़ा 1/10 ऑफ फेंटोलामीन, ये जो प्रोप्रानोलोल इफेक्ट है बीटा ब्लॉकेट की, तो इसकी प्रोप्रानोलोल के 1/3 इफेक्ट शो कर देता है, और फेंटोल अमीन के 1/10 इफेक्ट शो कर देता है। जितना इफेक्ट, फॉर एग्जांपल ये प्रोप्रानोलोल है तो ये 30% इफेक्ट शो कर देता है, तो जो हमारे पास ये आएगा लिबिटरॉल, तो ये हमारे पास 10% इफेक्ट शो करेगा, यानी 1/3। और अगर हम इसके साथ फेंटोलामिन के साथ ले लें तो अगर वो 100% इफेक्ट शो कर देता है तो तब हमारे पास ये बीटा ब्लॉकेट 10% इफेक्ट शो करेगा, यानी 1/10% ये अपना इफेक्ट कम शो कर देता है एज कम्पेयर टू फेंटोलामिन। अच्छा, बीटा एंड अल्फा 1:5 क्लिनिकली लो डोज, क्लिनिकली हम जो इसकी लो डोज है किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, लाइक प्रोप्रानोलोल, एंड हाई डोज लाइक प्रोप्रानोलोल एंड प्राजोसिन। लो डोज हम किस तरह यूज़ करते हैं, लो डोज में हम सिर्फ और सिर्फ प्रोप्रानोलोल दे देते हैं, और हाई डोज में प्रोप्रानोलोल के साथ साथ प्राजोसिन भी दे देते हैं। फॉर इन बीपी, जो सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर है उसको कम कर देता है, और साथ साथ में वेजोडाइलेशन भी कॉज कर देता है, ठीक है। मॉडरेटली पोटेंट एंड यूज्ड इन फाइक्रोमोसाइटोमा, ये कंडीशन रिसेंटली मैंने पढ़ी कि इसमें डोपामिन, एफिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, और हाइपरटेंसिव क्राइसिस हाइपरटेंशन में ये यूज़ होता है। कार्बिडिलोल बीटा 1 प्लस बीटा 2 एंड अल्फा 1 ब्लॉकर, एंड आल्सो कैल्शियम चैनल ब्लॉक, ये कैल्शियम चैनल को भी ब्लॉक कर देता है, साथ साथ में वेजोडाइलेशन काज कर देता है। अल्फा प्लस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर
जो वेजल डायलेशन होती है वो अल्फ़ा की वजह से और साथ साथ में कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग की वजह से वो होती है। यूजेस हाइपरटेंशन में यूज़ होता है एंड स्पेशली प्रेफर्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एज कार्डियो प्रोटेक्टिव। और मोस्टली हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज़ करते हैं ताकि जो हमारे कार्डियक एक्टिविटी है या जो हमारा इशू है हार्ट का, इसकी प्रोटेक्शन हो हम करें हार्ट की। नर्सिंग कंसल्टेशन असेस फॉर कॉन्ट्राइंडिकेशन और कॉशंस। हमने सबसे मेन पॉइंट जो देखना है वो ये देखना है कि कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन वगैरह तो नहीं है, कोई इशू कोई मसला इस पेशेंट को नहीं है। अगर हम ये दे दें तो इसकी वजह से ऐसा ना हो कि इसको कोई एलर्जी काज हो जाए या इसको फियोक्रोमोसाइटोमा हो जाए। तो अगर ये कंडीशन है तो हम फिर इसके एडवर्स इफेक्ट को भी देखेंगे कि अगर हम ये मेडिकेशन ज़्यादा देंगे तो इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होगा और वो एडवर्स इफेक्ट हम किस तरह कंट्रोल करेंगे। ठीक है, इन चीज़ों से हमें खबरदार रहना चाहिए। इस्टेब्लिश बेसलाइन फिजिकल असेसमेंट, हमने पेशेंट की जो बेसलाइन फिजिकल असेसमेंट है वो हमने नोट करना है और फिर उसके अकॉर्डिंग हमने उसको डोसेज देना है, डोसेज के बाद नोट करना है। तो अगर इसमें अप डाउन आता है तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको मॉनिटर करेंगे। अगर ज़्यादा होता है तो कम करने की कोशिश करेंगे, कम हो जाता है तो इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे। वाइटल साइन देखेंगे, स्पेशली पल्स और ब्लड प्रेशर हम मोस्टली इसमें देखते हैं और रेस्पिरेटरी रेट हम इसमें देखते हैं और साथ साथ में स्कल्टेट लंग फॉर एडवेंटिशियस साउंड टू इवोल्यूएट इफेक्ट ऑन ब्रोंकाई एंड रेस्पिरेशन। हम इन ड्रग्स की इफेक्ट को देखेंगे कि इन ड्रग्स का इफेक्ट हमारा जो लंग्स है, जो हमारा रेस्पिरेशन है, इसके ऊपर किस तरह है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लंग्स की स्कल्टेशन करेंगे और जो रेस्पिरेटरी रेट है वो हम नोट करेंगे। मॉनिटर यूरिन आउटपुट, हम यूरिन आउटपुट मॉनिटर करेंगे टू इवैल्यूएट परफ्यूजन ऑफ द किडनी, कि किडनी की परफ्यूजन किस तरह है, ठीक है या नहीं। एंड थेराप्यूटिक इफेक्ट, और थेराप्यूटिक इफेक्ट भी इसका देखेंगे कि इसकी थेराप्यूटिक इफेक्ट कितनी है। मॉनिटर लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट टू डिटरमाइन नीड फॉर पॉसिबल डोसेज एडवांसमेंट एडजस्टमेंट। अच्छा, use extreme caution in calculating and preparing dose of this drug because even small error could have serious effect। अगर हम थोड़ा सा भी ड्रग यूज़ करेंगे ज़्यादा या थोड़ा सा कम यूज़ करेंगे, थोड़ी सी गलती करेंगे तो इसके बहुत सारे सीरियस इफेक्ट होते। यूज़ प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक, हम इस प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करेंगे कब, जब हम इसको एज इनहेलेशन नोज के थ्रू देंगे या हम इसको ओरली देंगे। तो इन दोनों कंडीशन में या ऑप्थेल्मिक जो आंख में हम देंगे, तो इन तीनों कंडीशन में हमने क्या करना है, प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करनी है ताकि कोई वो इन्फेक्शन वगैरह काज ना हो। प्रिवेंट इंजेक्शन एंड एश्योर थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रग, और हम ये भी देखेंगे कि जो ड्रग हम दे रहे हैं इसकी कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट है या नहीं, इफेक्टिव है या नहीं। जो ट्रीटमेंट जिस ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, जिस रीज़न जिस वजह से हम यूज़ करते हैं, क्या वो ट्रीट हो रहा है या नहीं। मॉनिटर द पेशेंट रिस्पांस क्लोजली, पेशेंट के रिस्पांस को हमने देखना है, यानी इसके वाइटल साइन जैसे यूरिन आउटपुट वगैरह कि ये तो इससे कम ज़्यादा नहीं हो रहे। इंश्योर द मोस्ट बेनिफिट विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ टॉक्सिसिटी, हमने ऐसे ड्रग्स को यूज़ करना है जिसकी तो बेनिफिट ज़्यादा हो लेकिन जिसकी टॉक्सिक इफेक्ट वो सबसे कम हो। प्रोवाइड पेशेंट एजुकेशन अबाउट ड्रग इफेक्ट एंड वार्निंग साइंस टू रिपोर्ट, हमने पेशेंट को इन ड्रग्स की इफेक्ट के बारे में बताना है कि ये किस तरह इफेक्ट काज कर देता है, और हमने ये भी बताना है कि अगर आपके साथ इस तरह हो जाए, इस तरह की कंडीशन काज हो जाए तो आपने हमको फ़ौरन बताना है, या उनको आपने वार्न देना है कि ये कंडीशन अगर आपके पास काज जाते तो आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है। मॉनिटर पेशेंट रिस्पांस टू थेरापी, पेशेंट की रिस्पांस देखेंगे कि जो थेरापी हम दे रहे हैं पेशेंट को, आया ये इसके ब्लड प्रेशर को इम्प्रूव कर रहे हैं, आईओपी इंट्राकुलर प्रेशर उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं, जो ब्रोंकियल एयर फ्लो है, ब्रोंकियो डायलेशन होती है या जो ब्रोंकी कंस्ट्रक्शन होती है, जिस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, आया उसके खिलाफ ये इफेक्टिव है या नहीं है, उसके लिए ये इफेक्टिव है या नहीं है। मॉनिटर फॉर एडवर्स इफेक्ट, जितने भी एडवर्स इफेक्ट है उसको हमने देखना होता है। इवोल्यूएट पेशेंट अंडरस्टैंडिंग ऑन ड्रग थेरापी बाय आस्किंग पेशेंट टू नेम द ड्रग, हमने पेशेंट को इवोल्यूएट करना है, उसको एजुकेट करना है कि आपने ये मेडिकेशन है, ये मेडिकेशन है, ये मेडिकेशन है और ये हम इस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे। तो ड्रग थेरेपी में पेशेंट को हम इस तरह एजुकेट करेंगे, फिर उससे पूछेंगे कि इस चीज़ के लिए आपने कौन सा ड्रग इस्तेमाल करना है, तो वो हमें बताएगा ये वाला, इट्स इंडिकेशन, इसकी इंडिकेशन क्या है और इसकी जो ख़तरनाक इफेक्ट है, अगर वो ज़्यादा इस्तेमाल करेगा ये तो आपको ये मसला हो सकता है, तो आपने इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, और अगर कम इस्तेमाल करोगे तो इससे आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो आपने प्रॉपर मकदार में लेना है। मॉनिटर पेशेंट कंप्लायंस टू द ड्रग थेरेपी, आपने देखना है, फॉलो अप करना है, क्या है पेशेंट को जो हमने ड्रग दिया है या जो ड्रग्स वगैरह एडमिनिस्टर किए हैं वो पेशेंट यूज़ कर रहे हैं या नहीं। थैंक यू।